For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन चैप्टर के इम्पॉर्टेंट 30 MCQ। देखिए, क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो हमारी ये वीडियो है इसमें 30 MCQ को सिलेक्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। नंबर फर्स्ट, कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग। जो क्रिस्टल्स होते हैं फेरस सल्फेट के, उनका कलर क्या होता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए ग्रीन रेडिश ब्राउन, बी ब्राउन एंड ग्रीन, सी कलरलेस एंड ब्राउन, डी कलरलेस और ग्रीन। तो देखिए, जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें सबसे बेस्ट आंसर है ग्रीन रेडिश ब्राउन। देखिए, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके लिए आपको क्या करना होगा? कलर्स को लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसके 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो हम प्रैक्टिकली हर एक रिएक्शन को करके देखें, वो पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा तरीका यही बचता है कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके कलर्स को आप याद कर लीजिएगा धीरे धीरे। डेली अगर आप 5-5 कंपाउंड्स के कलर को भी याद करते हैं तो भी काफ़ी बैठते हैं। कलर को याद करने के लिए हर एक कंपाउंड के लिए आप हमारी वेबसाइट से केमिकल रिएक्शन के नोट्स को देख सकते हैं। वेबसाइट क्या है? www.thescienceworld.in। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? ए ग्रीन रेडिश ब्राउन। बिफोर हीटिंग के लिए ग्रीन और आफ्टर हीटिंग के लिए रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज observed when a solution of potassium iodide is added to the silver nitrate solution? पोटेशियम आयोडाइड Ki को जब आप ऐड करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट मीन्स AgNO3, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में जब आप ऐड करते हैं पोटेशियम आयोडाइड को, तो क्या देखा जाता है, क्या ऑब्जर्व करते हैं आप? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए येलो पीपीटी ऑफ सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म्ड। क्या येलो पीपीटी बनता है सिल्वर आयोडाइड का? देखिए, सबसे पहली बात, पोटेशियम आयोडाइड को जब आप रिएक्शन करा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट से, तो ये एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो अगर आप इसके रिएक्शन भी करके देखते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्राइट और सिल्वर आयोडाइड, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन हमारे पास येलो पीपीटी बनता है सिल्वर आयोडाइड का रिएक्शन के रिजल्ट में, बी व्हाइट पीपीटी बनता है सिल्वर आयोडाइड के लिए, या फिर कोई रिएक्शन नहीं हो पाती है, और लास्ट डी ऑप्शन है हमारे पास सिल्वर आयोडाइड इज सॉल्युबल इन वाटर। देखिए, सॉल्युबिलिटी का कोई केस नहीं है यहाँ पर, रिएक्शन नहीं हो पाएगी ऐसा भी कुछ केस नहीं बन रहा है। तो एग्जैक्ट आंसर जो हमारा रहेगा वो क्या है सेकंड क्वेश्चन के लिए? ए येलो पीपीटी। याद रखिएगा आप, सिल्वर आयोडाइड येलो पीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो CH4 जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? ये एक तरह की कंबशन रिएक्शन है वैसे। तो CH4 मीथेन जब रिएक्शन करता है O2 के साथ तो प्रोड्यूस करता है CO2 प्लस वाटर। ये जो रिएक्शन है इसको हमें क्या बोलना चाहिए? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सी एंडोथर्मिक, डी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, वो तो आप समझ गए होंगे। तो एग्जैक्ट आंसर यहां पर है ए ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप किसी चीज को करा रहे हैं, किसी प्रोसेस को करा रहे हैं या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो मीथेन ने जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या हुआ? ये क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में एग्जैक्ट आंसर है ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस। मीथेन, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा आप, मीथेन का फॉर्मूला CH4, ठीक है। ये फॉर्मूले भी आपको लर्न होने चाहिए, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स वगैरह जो हैं वो आपको याद रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है, यहां पर आपको ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए कि ऑक्सीजन के साथ किसी चीज की रिएक्शन कराना, सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल दीजिए आप, या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यह बात क्लियर होनी चाहिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है।
देखिए जो फिजिकल चेंज है उसमें प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं सेम रहती हैं, रिएक्टेंट के बेसिस पर जो नया प्रोडक्ट तैयार होता है उसमें कोई खास बदलाव नहीं देखा जाता है, वो वही मटेरियल होता है, लेकिन आप क्या करते हैं उसको शेप को बदल देते हैं, है ना, फिजिकल चेंज में। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, हमेशा एक नया प्रोडक्ट देखा जाता है जिसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से अलग होती हैं। जैसे कि आपके पास कोई गोल्ड का ब्रेसलेट था, आपने उसको गोल्ड स्मिथ को दिया और उसको चेंज करा दिया। चेंज कराने से मतलब क्या है, यहाँ पर आपने कोई और उसमें डिजाइनिंग वगैरह डलवा दी है, ठीक है। आपको पसंद नहीं आ रहा था कि नहीं हमारा मन भर गया, अब हम इसको यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो आपने पुराना अपना ब्रेसलेट दिया उसको और उससे बोला कि भाई इस डिज़ाइन का ब्रेसलेट तैयार कर दे। तो क्या ऐसा होता है, आपने उसे गोल्ड का मटेरियल दिया और वो आपको डायमंड का देगा? कहाँ से देगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। आपने गोल्ड दिया था तो गोल्ड ही मिलेगा ना, लेकिन क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, फिजिकल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, हमेशा एक नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि कार्बन जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्विक लाइम जब वाटर के साथ मिक्सअप होता है तो क्या बनता है, लाइम वाटर बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, स्लेग लाइम भी कहते हैं उसको, लाइम वाटर भी कह सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये केमिकल चेंज होते हैं। याद रखिएगा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? इनमें से कौन, एक मिनट जरा इसको म्यूट कर लेते हैं जरा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? जो 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं इनमें से कौन सी रिएक्शन या कौन सा मटेरियल फिजिकल चेंज नहीं है? कोई एक फिजिकल चेंज होगा, बाकी फिजिकल चेंज नहीं है। मीनिंग आपको क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं जरा, बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब आप पानी को गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो क्या पानी के बदले वो मिल्क में चेंज हो जाता है? ऐसा होता तो फिर तो बहुत बढ़िया रहता, पर फिलहाल ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ठीक है। तो जब आप पानी को बॉईल कर रहे हैं, वाटर को बॉईल कर रहे हैं, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, है ना, नहीं, ध्यान रखिएगा। तो ए तो पॉसिबल नहीं है। बी, क्वेश्चन नंबर 4 में बी, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव लिक्विड वाटर, जब आप आइस को मेल्ट करते हैं, आइस को जब मेल्ट करते हैं तो लिक्विड वाटर बनता है, तो ये भी फिजिकल चेंज होता है। डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन अ वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है। लेकिन कंबशन ऑफ एलपीजी, एलपीजी मींस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, तो ये आपका एक केमिकल चेंज होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, डी, कंबशन ऑफ एलपीजी। कंबशन मींस, समझ रहे हैं ना, कंबशन मींस जलाना, बर्न करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कंबशन ऑफ एलपीजी, कंबशन ऑफ एलपीजी का मतलब क्या होता है, आप एलपीजी मींस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये तो फिजिकल चेंज नहीं है, ये क्या है, केमिकल चेंज है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं ना भैया आप, क्लियर ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या सिलेक्ट करेंगे, क्या लिखेंगे सही ऑप्शन, डी, कंबशन ऑफ एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंस व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग? क्या होता है जब आप डाइल्यूट, अच्छा डाइल्यूट और कंसंट्रेट क्या होते हैं, पहले इस चीज़ को क्लियर करते हैं। देखिए डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें वाटर काफ़ी क्वांटिटी में होता है, ठीक है। जैसे कि आपने ½ लीटर HCl लिया और 14 लीटर आपने वाटर लिया, तो ये आपके पास एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं कि आपने 3 लीटर HCl लिया और 5 लीटर वाटर लिया, तो बेसिक बात है कहाँ पर HCl का कंटेंट ज़्यादा रहेगा, सेकंड एक्सपेरिमेंट में ना, सेकंड सॉल्यूशन में। तो बेसिक सी बात है कि आपके पास जो फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट था वो डाइल्यूट कहलाएगा, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जो कंसंट्रेट है, कंसंट्रेट नाम किसके लिए चलता है, जब आपके पास जो एसिड पार्ट है वो ज़्यादा था, वाटर पार्ट उतना नहीं था, ठीक है। वाटर की अवेलेबिलिटी के आधार पर आपने 2 तरह से नाम दे दिए हैं, कंसंट्रेट और डाइल्यूट। वाटर अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आप उसको बोल देते हैं डाइल्यूट हो गया है, और अगर आप बोलते हैं कि भाई वाटर की प्रेजेंस कम है तो आप उसको कंसंट्रेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन चल रहा था क्वेश्चन नंबर 5 कि क्या होता है जब आप डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं आयरन फिलिंग में, टिक द करेक्ट आंसर। तो आपको जो करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट करना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ए, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास, 5th में ए ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। देखिए सोचते हैं इसके बारे में जरा, क्या होता है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप आयरन फिलिंग के साथ ऐड करते हैं, HCl प्लस Fe, HCl प्लस Fe,
तो Fe जब रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, FeCl3, ठीक है ना, फेरिक क्लोराइड। फेरिक नाम क्यों दिया मैंने इसको, क्योंकि आयरन की वैलेंसी जब आप 3 पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं फेरिक। अगर आपने आयरन की वैलेंसी 2 पॉजिटिव यूज की है तो उसको बोलते हैं फेरस। तो फेरस और फेरिक 2 पॉसिबिलिटी होती है ना आयरन की, तो हमने 3 वाला पार्ट यूज किया, इसलिए ये बन जाएगा फेरिक क्लोराइड। तो अब ऑप्शन में क्या कह रहा है ये कि टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारे पास हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड ये प्रोड्यूस होता है, बात ठीक लग रही है, फिर भी बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं, ये सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बी ऑप्शन तो गलत है। सी नो रिएक्शन, नहीं ऐसा तो नहीं होता। डी आयरन साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस, गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जैक्ट आंसर हमारा है ए, और वो क्या था, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड फॉर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंबशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या होती है, देखिए कंबशन रिएक्शन का मतलब है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अभी लास्ट में भी हमारी वीडियो आ चुकी है, केमिकल रिएक्शन पे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी पर वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहां पर डिटेल चेक कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं केमिकल रिएक्शन को। और देखिए एमसीक्यू को करने का या किसी भी क्वेश्चन को करने का सबसे ईजी तरीका, हर एक काम का एक मेथड होता है। अगर आप मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे, सही ट्रैक को, सही रास्ते को फॉलो करेंगे, तभी आप टारगेट तक पहुंच सकते हैं। देखिए क्या ना, मेहनत हर कोई करता है, हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति मेहनत करता है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, लेकिन डिपेंड करता है कि उसने रास्ता कैसे सेलेक्ट किया हुआ है। आपको इनिशियल और फाइनल इन 2 स्टेज को फोकस नहीं करना होता है, ठीक है। आपको क्या देखना चाहिए कि आप रास्ता क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, वो ठीक है, टारगेट को देखकर चलना चाहिए। मैंने भी अभी कुछ लास्ट वीडियो में बोला था कि भाई आप टारगेट पहले डिसाइड कीजिए, बाद में रास्ता सेलेक्ट कीजिए, वो बात ठीक है, आप टारगेट सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन रास्ता जो होता है वो बड़ा मायने रखता है। ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आपने टारगेट सेलेक्ट कर लिया, फुल मार्क्स लेकर आने हैं, किस तरीके से लाने हैं वो मायने रखता है, तभी आपको नॉलेज होगी, तभी उस टारगेट को आप अचीव कर पा रहे हैं, तो उसका बेनिफिट भी होगा आगे चलकर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं उन क्वेश्चंस को या एमसीक्यू की फॉर्म में आए या कैसे भी आए, हालांकि ये तो क्लियर हो चुका है कि हाँ भाई एमसीक्यू की फॉर्म में ही क्वेश्चंस आने वाले हैं सभी चैप्टर से, लेकिन फिर भी इन फ्यूचर अगर आप कोई डिटेल्ड क्वेश्चन को भी कवर करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताना चाह रहे हैं उसके आंसर के रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए होता है ना, आपको मटेरियल चाहिए होता है। तो इसलिए आप मटेरियल मींस उस क्वेश्चन के अंदर आने वाले सभी साइंस की टर्म्स को क्लियर कीजिए पहले, उसके बाद आप बहुत आसानी से एग्जैक्ट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको थियोरेटिकल मटेरियल चाहिए तो आप वेबसाइट से ले सकते हैं, आपको वीडियोस समझनी है, आपको टॉपिक्स को क्लियर करना है तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी वीडियोस आ चुकी हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी उसकी। चलिए खैर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास बात चल रही थी फिफ्थ तो आपको क्लियर हो चुका है कि भाई व्हाट हैपन्स व्हेन द डाइल्यूट HCl इज एडेड विद द आयरन फिलिंग। आयरन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर था ए, कि भाई आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। जब 6 क्वेश्चन की बात आती है तो यहाँ पर 2 वर्ड हैं जो हमें पहले क्लियर होनी चाहिए, कंबशन और न्यूट्रलाइजेशन। कंबशन जैसे हमने अभी समझा, अच्छा दूसरा इसमें वर्ड क्या आ रहा है, न्यूट्रलाइजेशन। आपको मालूम है जब एसिड के साथ बेस को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो अपने आप में एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मानी जाती है। अब पूछा क्या जा रहा है, सेलेक्ट द या चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंबशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। कंबशन और न्यूट्रलाइजेशन को लेकर कोई स्टेटमेंट डली हुई है यहाँ पर, उनमें से सही कौन सी है वो हमें सेलेक्ट करनी है। चलिए ठीक है, ए कंबशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, बात ठीक है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। और बी सेकंड ऑप्शन मतलब बोथ आर एंडोथर्मिक, दोनों एंडोथर्मिक होंगी, ये गड़बड़ है। सी कंबशन इज एंडोथर्मिक, अच्छा कंबशन इज एंडोथर्मिक बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, नहीं यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस है। डी कंबशन इज एक्सोथर्मिक बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, नहीं, तो यहां पर हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 में वो ए है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा जाता है, कंबशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आगे आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, ए बी सी और डी। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन है इनमें से।
देखिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस उन प्रोसेस को कहा जाता है, उन रिएक्शंस को कहा जाता है जिसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है ना। तो अब इसमें ऑप्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ वाटर विद अ क्विक लाइम, वाटर की रिएक्शन क्विक लाइम के साथ। जब क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं ना, बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल लेवल की आपने देखा भी होगा शायद, जैसे पेंटर वगैरह होते हैं, तो क्विक लाइम लिया आपने कंटेनर में, उसमें वाटर डाला, गर्म नहीं किया उसको, तो वहाँ से भाप निकलने लगती है ना। तो ये एक इंडिकेशन है एक्सोथर्मिक का, बिल्कुल सीधा सा केस। तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, पर फिर भी बाकी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। एवोपोरेशन ऑफ वाटर, ये एक्सोथर्मिक का मतलब नहीं है यहाँ पर। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, नहीं। तो सही आंसर क्या होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में ए, ठीक है, जिसमें मैंने आपको समझाया कि भाई क्विक लाइम में जब आप वाटर को ऐड करते हैं तो वहाँ से भाप निकलती है, हमने हीट नहीं दी फिर भी भाप निकल रही है, तो सीधा सा इंडिकेशन एक्सोथर्मिक है ये। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एग्जैक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? देखिए फूड को जब हम पहचानते हैं कि भाई अनप्लीजेंट स्मेल आ रही है, असहनीय स्मेल आ रही है ना, बर्दाश्त नहीं की जा रही है, तो फूड स्पॉइल हो गया है, खराब हो गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिड। वो एक कंडीशन है। तो रेंसिडिटी एक वो स्थिति होती है जिसमें हमारा फूड, हमारा भोजन खराब हो चुका है, ठीक है। ऑयली जो कंटेंट आपको पता ही है, जो फूड में थोड़ा बहुत ऑयल तो होता ही है, और तो ये ऑक्सीडेशन वगैरह के बेसिस पर यहाँ पर खराब हो जाता है, ठीक है। जिससे बचने के लिए हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करते हैं, लो टेम्परेचर टेक्निक का यूज़ करते हैं ना, फ्रिज जिसमें आता है, क्योंकि फ्रिज का काम क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड करना, एक ऐसा लो टेम्परेचर प्रोवाइड करना जिसके बेसिस पर माइक्रोबियल ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। बाकी फॉइल पेपर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रेंसिडिटी इज कैरेक्टराइज बाय अनप्लीजेंट स्मेल, आप आंसर समझ चुके हैं। तो देखिए आपने नोटिस किया होगा अब तक हमने 8 क्वेश्चन को पढ़ा है, 8 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं ना। 8 क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर हमारा ए बन जाएगा। तो ये ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पे फोकस करा रहा हूँ, क्वेश्चन पे डिटेल दे रहा हूँ, है ना, कि भाई इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसका मीनिंग क्या है, अगर कोई साइंस रिलेटेड वर्ड आ रहा है, ठीक है ना, सही है। तो आपने इस चीज का अंदाजा लगा लिया होगा कि भाई बार बार हमें एक बात को नोटिस कराया जा रहा है। क्या चीज है वो? कि आप क्वेश्चन को समझिए, उसमें जो साइंस से रिलेटेड वर्ड आ रहा है उसको क्लियर कीजिए, तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो डिटेल मायने रखती है। बाकी जो भी इसमें ऑप्शन है बी, फॉर्मेशन ऑफ लाइमस्टोन, गलत है ये। फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइम, ऑल ऑफ दीज सब बेकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एग्जैक्ट आंसर हुआ हमारा ए, अनप्लीजेंट स्मेल, जिसके जरिए हम उसको पहचान पा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रोडक्ट ऑफ रेस्पायरेशन प्रोसेस आर। रेस्पायरेशन प्रोसेस के क्या प्रोडक्ट होते हैं? ए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बी, वाटर, सी, ग्लूकोज, डी, ऑल ऑफ दीज। देखिए रेस्पायरेशन को लेकर हमने काफ़ी डिटेल्ड प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसके लिए आप वीडियोस देखेंगे लाइव प्रोसेस प्लेलिस्ट में, तो आपको रेस्पायरेशन पर एक काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा, आप देखिएगा ज़रा उसको। तो बाकी होता क्या है, देखिए रेस्पायरेशन में जो मटेरियल प्रोड्यूस होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये 2 चीज़ें ज़रूर होती हैं। और वाटर सिंपल ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऑल ऑफ दीज कोई चांस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में एग्जैक्ट आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, रेस्पायरेशन प्रोसेस का जो रिजल्ट है, जो प्रोडक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर इन अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में रेड लिटमस पेपर का क्या कलर देखा जाता है चेंज होते हुए, है ना, ये आपको बताना है। व्हाट इज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर इन अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास, ब्लू, रेड, ऑरेंज, ब्लैक। देखिए रेड की बात आ रही है ना, तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर बनेगा ब्लू, ठीक है, क्योंकि आपने एक बेसिक चीज़ सुनी हुई है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज अ बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि एंटा एसिड के तौर पर हम इसे इस्तेमाल भी करते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। और अगर कोई चीज़ बेस है तो रेड को किस में चेंज करेगी? ब्लू में ना। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा 10th क्वेश्चन का ए, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या मैग्नीशियम को आप बर्न करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? ए यस, बी नो। तो सही आंसर है यस, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि यहां पर हीट रिलीज होती है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अ कंपाउंड विच इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड। एक ऐसे कंपाउंड को सिलेक्ट करना है हमें 4 ऑप्शन में से जो एंटा एसिड के तौर पर काम आता हो। देखिए एंटा एसिड का मतलब होता है एसिड के जो अगेंस्ट काम कर रहा है, तो खुद वो बेसिक होना चाहिए,
अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र आ रहा था, और वो कौन था? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं इसको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 में एग्जैक्ट आंसर है सी, MgOH का होल ट्वाइस। लाइम वाटर इज क्लियर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लाइम वाटर इज क्लियर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सही बात है। बी, मिल्की सस्पेंशन, सस्पेंशन का कोई मतलब नहीं है। सी, क्लियर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर सॉल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में एग्जैक्ट आंसर है क्लियर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भाई ये तो हमें मालूम है ही कि भाई आपका जो लाइम वाटर होता है वो CaOH का होल ट्वाइस है। तो बेसिक बात है, हमें हाइड्रोक्साइड वाली चीज़ें लेनी है, और वो हमारे पास A और B ऑप्शन में आ रही हैं। लेकिन B वाले ऑप्शन में दिक्कत क्या है, वहाँ पर सस्पेंशन वर्ड यूज़ कर लिया है ना। तो इसलिए हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 13 में A, क्लियर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड रेस्पायरेशन, दोनों ही कैसे हैं? देखिए, रेस्पायरेशन को वैसे तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों लिस्ट में रखा जाता है, पर मेनली वो एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है ना। अब एक्सोथर्मिक वाला ऑप्शन हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है? बी में मिल रहा है और सी में भी मिल पा रहा है, ठीक है ना। तो बी और सी, इनमें से कोई एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। अब रस्टिंग ऑफ आयरन को सोचते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन एक्सोथर्मिक होना चाहिए या फिर एंडोथर्मिक? तो ठीक है, तो देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 14 में रस्टिंग ऑफ आयरन एंड रेस्पायरेशन बोथ आर एक्सोथर्मिक, दोनों ही एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन मींस जब आयरन खराब होने लगता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वाटर और ऑक्सीजन दोनों की प्रेजेंस होती है, तभी ये खराब होने लगता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। फार्मूला भी होता है इसका एक, Fe2O3.XH2O। वाटर मॉलिक्यूल कोई फिक्स नंबर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वाटर की जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं तो क्या है? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बात ठीक है, लेकिन मोलर रेशो पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है ये? मोलर रेशो क्या होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जब वो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उस दौरान जब रिलीज होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, तो क्या रेशो होना चाहिए? तो यहां पर 1:1, 2:1, 4:1 और लास्ट डी ऑप्शन 1:2। तो देखिए एग्जैक्ट आंसर आप समझ गए होंगे, बी, 2:1। 2:1 किस लिए? क्योंकि देखिए हाइड्रोजन H, नीचे 2, फिर आगे O, ठीक है ना। तो H2O, इसी बेसिस पर कहा गया है कि 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई एक ऐसा मटेरियल है जिसमें आपका ऑयल कंटेंट है, ठीक है, आपने ऑयल का इस्तेमाल किया उसको बनाने के लिए, उसको आप लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है क्या? बी, नाइट्रोजन, सी, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, लास्ट हीलियम और नाइट्रोजन, और यही इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में एग्जैक्ट आंसर है डी, हीलियम और नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एसिड विच प्रेजेंट इन अवर स्टमक। हमारे स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है? ह्यूमन के स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है? आप सबको मालूम है, आप लाइफ प्रोसेस के सभी वीडियोस को देख चुके हैं। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीएच वैल्यू कितनी होती है? सोचिए, 1.4। चलिए कोई बात नहीं। और तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि भाई एसिड विच प्रेजेंट इन अवर स्टमक, ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, है ना, क्लियर, याद रखिएगा ये सब चीजें भी। सी, एसिटिक एसिड, और सेम चीज ऑल ऑफ दीज पॉसिबल नहीं है। तो एग्जैक्ट हमारा आंसर बन रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में ए, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है आपसे कि नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जो प्रोसेस चल रहे हैं, उसमें से कौन सा एक केमिकल रिएक्शन मानना चाहिए हमें, है ना। सबसे पहला ऑप्शन, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस। आपने स्टोर किया हुआ ऑक्सीजन गैस को अंडर हाई प्रेशर किसी गैस सिलेंडर में, तो ये क्या केमिकल रिएक्शन है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। लिक्विफेक्शन ऑफ एयर, ये भी नहीं। सी, कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश, ये भी हम भाई केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं ना, केमिकल रिएक्शन पूछ रहा है वो हमारे से कि इनमें से कौन सा प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है। अब देखिए डी, हीटिंग कॉपर वायर इन अ प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एयर की प्रेजेंस में आप कॉपर वायर को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं हाई टेम्परेचर पर, तो वो आपके पास क्या होगा? आप समझ गए हैं, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन है वो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट एंटीऑक्सीडेंट। देखिए फूड स्पॉइल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिड कंडीशन बोलते हैं। रेंसिडिटी हमने एक नाम देखा जिसमें क्या बताया था कि भाई फूड स्पॉइल हो रहा है, ऑयल कंटेंट वगैरह होता है इस वजह से। तो अगर हम उसको खराब होने से बचाना चाहते हैं तो हमने अभी डिस्कस भी किया था, बाकी पहले वीडियोस भी आ चुकी है हमारी रेंसिडिटी पर, कि आप कैसे बचा सकते हैं अपने फूड को खराब होने से। क्या जितना बना है सारा खा लें? ये कौन सा ऑप्शन है, ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि आप या तो एयर टाइट कंटेनर का यूज़ कीजिए, आप फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं, सनलाइट के कॉन्टेक्ट से दूर रखिए, फॉइल पेपर का यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस वगैरह, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। उन्हीं में से एक ऑप्शन और आता है, वो है BHA और BHT का यूज़ करना, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक, जो हमारे फूड को कुछ समय तक ठीक रखने में मदद करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको एंटीऑक्सीडेंट सेलेक्ट करना है। तो देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या ऑप्शन डाले हुए हैं। ए BHA, समझ गए आप, लेकिन B PPT पॉसिबल है क्या? नहीं ना। C DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथिन, ये DDT यहां पे कैसे आ गया है ना, फर्टिलाइजर वाला जो केस था। PHA ऐसे ही बना दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर ये ऑप्शन आपको सब कंफ्यूज करने के लिए एग्जैक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, A BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, बाय पासिंग द डैश गैस, कौन सी गैस को पास करने पर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है? बिल्कुल सही आंसर है जो आपने अभी अभी सोचा है, और वो क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो लेकिन देखिए ऑप्शन देख लेते हैं फिर भी, है ना, वो देखने बहुत जरूरी होते हैं। ऑक्सीजन गैस नहीं है, नाइट्रोजन गैस नहीं है, C हाइड्रोजन गैस बिल्कुल नहीं है, और लास्ट D कार्बन डाइऑक्साइड सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन या शुड बी क्लीन बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। सैंड पेपर से साफ करने की सलाह दी जाती है जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो वहां पर क्या बेस्ट आंसर हो सकता है? ए मेकिंग द रिबन सरफेस शाइन, उसको शाइन बनाना चाह रहे हैं, उसको चमक लाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, कुछ केसेस में देखा जाता है ना, पर हमें मेन जो ज़्यादातर अवेलेबिलिटी होती है वो सेलेक्ट करना होता है। रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन सरफेस, ये सही है। रिमूव द मॉइस्चर, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में एग्जैक्ट आंसर है C, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमने क्या सिलेक्ट करना है, C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन in order to satisfy the law of conservation of motion, conservation of momentum, conservation of energy, conservation of mass। तो देखिए मोशन, मोमेंटम, एनर्जी तो सब फिजिक्स आ गई है ना, कंफ्यूज करने के लिए किया गया आपको। तो यहां पर केमिकल इक्वेशन जो हम बैलेंस करके चलते हैं तो उसमें क्या हम चीज लेकर चलते हैं, स्पेशली कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका मास नहीं होता, सबका मास होता है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो या कोई भी चीज हो, छोटी बड़ी जो भी। तो क्वेश्चन नंबर 22 में एग्जैक्ट आंसर क्या है, D कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 23, when ferrous sulfate is heated strongly in it undergoes decomposition reaction to form the ferric oxide as a main product। अच्छा, फेरस सल्फेट को जब हम स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं तो फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, Fe2O3 बन रहा है ना, एज अ मेन प्रोडक्ट, और बाय अ चेंज इन अ कलर फॉर्म। अच्छा, हमारे पास ये कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि किस से किस में कलर चेंज हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बल्कि केमिकल रिएक्शन को देखते हुए जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, और तो वहाँ पर आपको जिक्र करना होता है कि भाई फेरस सल्फेट को जब हम हीटअप करते हैं तो आगे Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पे कलर क्या होता है, ग्रीन टू ब्राउन। तो पहला ऑप्शन तो इसमें था ब्लू टू ग्रीन, गलत है। सेकेंड हमारे पास है B ऑप्शन, ग्रीन से ब्लू, ये भी सही नहीं है। C ग्रीन से ब्राउन, ये बेस्ट है। ग्रीन से येलो, वो D, वो भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में एग्जैक्ट आंसर है C, ग्रीन टू ब्राउन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में जब प्रोसेस चलता है, एसिड जब रिएक्शन करता है बेस के साथ, तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, साल्ट वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये पूछना चाह रहा है आपसे कि इस तरह की जो रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे नाम डाला हुआ है, तो क्या है, क्या वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या एडिशन है, या डिकम्पोजिशन? तो एग्जैक्ट आंसर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 24 में A ऑप्शन सही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द आयरन ऑक्साइड एंड मेटल एक्स। आयरन ऑक्साइड के साथ आप किसी मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं और रेलवे ट्रैक को, है ना। देखिए वैसे तो इसका जो एग्जैक्ट आपको आंसर मिलेगा वो आपको मेटल एक्सट्रैक्शन की जब आप वीडियो देखेंगे, जो आपके पास से एक पहले वीडियो जा चुकी है, और वो कौन सी है, मेटल एक्सट्रैक्शन पर, तो वहां पर आपको पूरा प्रोसेस समझने को मिलेगा। लेकिन अब बात आती है कि एग्जैक्ट आंसर क्या है इसका। देखिए जब आप एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं उसको, तो वहां से ये क्या करता है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ खुद से बॉन्ड बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। बाकी यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, रेलवे ट्रैक को कंबाइन करने के लिए या रेलवे ट्रैक में जो रिपेयरिंग होती है उसमें आप किसका इस्तेमाल करते हैं, एज अ एल्यूमिनियम पाउडर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम डस्ट भी बोल देते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 25 में एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कॉपर नहीं होता, मैग्नीशियम पॉसिबल नहीं है, सोडियम भी पॉसिबल नहीं है, एल्यूमिनियम बेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में एग्जैक्ट आंसर है हमारा डी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन और, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन। क्या ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस होता है ये रिडक्शन और कॉम्बिनेशन का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर बी ऑप्शन ऑक्सीडेशन और कॉम्बिनेशन। बात ठीक लग रही है, ऑक्सीडेशन तो होता ही वहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो ऑक्सीडेशन तो होना ही चाहिए। और जबकि ऑक्सीडेशन हमारे पास ए में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में दिया हुआ है। डी में देखते हैं कि तरह क्या बोल रहा है ऑप्शन में, ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ना होता है ना, कॉम्बिनेशन है और ऑक्सीडेशन है, तो ऐसा ऑप्शन कहां पर है हमारे पास, बी। तो क्वेश्चन नंबर 26 में एग्जैक्ट आंसर है बी, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, ऑल मेथड्स मेंशन्ड बिलो कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिड। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता तो बहुत ईजी था, लेकिन आगे लिखा हुआ है एक्सेप्ट, इनके बजाय। तो देखिए आप, तो ऑल द मेथड मेंशन्ड बिलो कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिड एक्सेप्ट। देखिए एक्सेप्ट है ना, इस वर्ड को ध्यान से समझिएगा आप। फर्स्ट ऑप्शन स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ये तो हम यूज करते हैं। सेकंड स्टोरिंग द फूड इन अ रेफ्रिजरेटर, ये भी यूज किया जाता है रेंसिडिटी को रोकने के लिए। थर्ड कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर, ये माना जा सकता है, ठीक है। फोर्थ ऑलवेज टच द फूड विद अ क्लीन हैंड, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अब देखिए नीचे 4 ऑप्शन डाल दिए, ए बी सी और डी। तो देखिए फोर्थ वाला कोई लॉजिकल नहीं बन रहा है, थर्ड वाला ठीक ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है जिसमें थर्ड और फोर्थ हो, और वो ऑप्शन है हमारे पास डी। तो क्वेश्चन नंबर 27 में डी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड रिलेटेड विद द फोटोकेमिकल रिएक्शन। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाली एक रिएक्शन है जो हमने चैप्टर केमिकल रिएक्शन में वीडियोस में डिस्कस भी की हुई है, आप समझिएगा उसको। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो केमिकल रिएक्शन हम यूज करते हैं वो कौन सी होती है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की, दो में से कोई भी यूज कर सकते हैं हम, है ना। अब यहाँ पे कंपाउंड कौन सा होना चाहिए, आप समझ गए होंगे, सिल्वर क्लोराइड अगर है या सिल्वर ब्रोमाइड, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए सिल्वर क्लोराइड ये दिया हुआ है, बात ठीक है। बी सिल्वर नाइट्रेट, सी सिल्वर आयोडाइड और ऑल ऑफ दीज। तो एग्जैक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 में ए सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, डैश ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल आल्सो नोन एज अ इनर्ट गैस फैमिली। देखिए जो पीरियोडिक टेबल होती है वो एक फ्लो चार्ट है जिसमें आप 18 ग्रुप देखते हैं और 7 पीरियड्स देखते हैं। 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं, उनमें से कुछ ग्रुप के स्पेशल नाम होते हैं, जिसमें से एक को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है कि डैश ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल आल्सो नोन एज अ इनर्ट गैस फैमिली। ए 14, बी 2, सी 16, डी 18। और सही आंसर इसका है 18, क्योंकि इनर्ट गैस फैमिली 18 ग्रुप के लिए नाम चलता है। 17th वाली की अगर बात आती है तो उसके लिए नाम होता है हेलोजन फैमिली। मिक्स नहीं करना है ना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर एश प्रोड्यूस। जब हम उसको जलाते हैं तो एश प्रोड्यूस होता है, पर कौन सा कलर, ब्लैक, व्हाइट, रेड, ग्रीन। तो एग्जैक्ट आंसर है व्हाइट। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपको सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन बी। क्लियर। तो देखिए आज की वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन के इंपॉर्टेंट 30 MCQ को सेलेक्ट किया। देखिए क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है जो इंपॉर्टेंट 30 MCQ हैं उसको हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया गया कि क्या पूछा जा रहा है,
और क्या ऑप्शन दिए जा रहे हैं, कौन सा ऑप्शन सही है तो वो क्यों सही है, बाकी जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किए तो वो क्यों नहीं किए, क्यों मैचिंग नहीं हो पा रही है उसकी। लेकिन ये सभी चीज़ें क्लियर तभी होती हैं जब आपको चैप्टर का मटेरियल फुल क्लियर है, ठीक है। इसलिए मैं हर वीडियो में अपनी यही फोकस कराता हूँ, आपको यही हाईलाइट कराता हूँ कि आप सभी को क्या करना है, पहले चैप्टर पढ़िए, चैप्टर को ध्यान से समझिए, ठीक है, रीडिंग कीजिए, वीडियोस को देखिए और चैप्टर को फुल्ली क्लियर करके चलिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारी ही वीडियोस देखिए, हमारी वेबसाइट का कंटेंट देखिए, आप जहाँ से भी जो आपको बेस्ट लगे आप उसको देखिए और उसके बाद एमसीक्यू को क्वेश्चन को करना स्टार्ट कीजिए और कोशिश कीजिए। आपने जैसे क्वेश्चन को समझ लिया है, मान लीजिए हमने जैसे अभी लास्ट 30 क्वेश्चन लिया है, उसको आपने क्लियर कर लिया कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप अपने आंसर को खुद से लिखिए स्पीडली, है ना, कि क्या ऑप्शन सही है। उसके बाद आप फिर प्ले कीजिए और सुनिए कि एग्जैक्ट आंसर क्या था, ठीक है ना। तो देखते रहिए साइंस वर्ल्ड में आने वाली सभी वीडियोस को, और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करना ईजी हो जाए, ठीक है। तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।